नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। मंगल अभियान के सफर के पूरे होने का काउंटडाउन हुआ शुरू। बैक्टीरिया की अशुद्धि की जांच के लिए आइसर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया लिक्विड जेल। एक ताजा अध्ययन के अनुसार देश में हनुमान लंगूरों की है 3 अलग प्रजातियां। ओजोन लेयर की स्थिति में हो रहा है सुधार। और इस सप्ताह खोज खबर में हम जानेंगे अपने पड़ोसी ग्रह मंगल के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। भारत का महत्वाकांक्षी मंगल अभियान अपने अंतिम चरण में है। वो लगभग 300 दिनों का सफर तय करके मंगल ग्रह की कक्षा के करीब पहुंच चुका है। पूरे देश और दुनिया की नजर इस अभियान पर टिकी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वो रोमांचक घड़ी बस आने ही वाली है जब हमारा मंगलयान 24 सितंबर को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 सितंबर को मंगलयान अपनी लगभग 98% यात्रा पूरी कर चुका है। वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ 10 लाख किलोमीटर और सूर्य की कक्षा का 65 करोड़ 30 लाख किलोमीटर लंबा सफर तय कर चुका है। 24 सितंबर को मंगलयान सुबह 7:30 पर मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। तब वो मंगल ग्रह की सतह से केवल 423 किलोमीटर ऊपर और पृथ्वी से लगभग 21 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर होगा। इस प्रयास में सफलता का सेहरा बंध जाने पर भारत विश्व का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने मंगल अभियान में सफलता प्राप्त कर ली है। अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूसी फेडरल अंतरिक्ष एजेंसी RFSA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ही इस अभियान में सफल हुए हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वो चौथी अंतरिक्ष एजेंसी होगी जिसने महत्वाकांक्षी मंगल अभियान को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को मंगल अभियान से जुड़े वैज्ञानिक मंगलयान की ट्राजेक्टरी यानी उसके प्रक्षेप पथ में संशोधन करेंगे। इसके लिए लिक्विड एपोजी मोटर लैम्प को मात्र 4 सेकंड के लिए दागा जाएगा। ये संशोधन 14 सितंबर को किया जाना था, लेकिन मंगलयान अपनी राह पर ठीक ठाक चला जा रहा था, इसलिए उस दिन संशोधन नहीं किया गया। मंगलयान के नियंत्रण केंद्र में अंतरिक्ष वैज्ञानिक मंगलयान के लिए कमांड लोड करके उनकी जांच कर चुके हैं। इससे पूर्व 11 दिसंबर 2013 और 11 जून 2014 को इस यान के प्रक्षेप पथ में संशोधन किया गया था, लेकिन यान को पूर्व निर्धारित पथ पर सुचारू रूप से जाता हुआ देखकर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अप्रैल और अगस्त माह में कोई संशोधन नहीं किया। 22 सितंबर को प्रक्षेप पथ में जो संशोधन किया जाएगा उससे मंगलयान की गति भी 22.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 2.14 मीटर प्रति सेकंड कर दी जाएगी, ताकि मंगलयान 24 सितंबर को बिना किसी बाधा के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर सके। मंगलयान का मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करना तकनीकी दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। इसके लिए 24 सितंबर को प्रातःकाल 4:17 पर पहले यान के तीनों एंटेनास को सक्रिय कर दिया जाएगा, ताकि पृथ्वी और मंगलयान के बीच सिग्नल सही तरह से ट्रांसमिट हो सके। प्रातः 6:56 पर मंगलयान को मंगल ग्रह की ओर घुमा दिया जाएगा। इसके 5 मिनट बाद उसके इंजन के नीचे लगे थ्रस्टर मंगलयान को सही ऊंचाई बनाए रखने में मदद करेंगे। मंगलयान का लिक्विड इंजन ठीक 7:17 पर दगेगा। 7:21 पर मंगल ग्रह ऑकल्ट शुरू होगा और 7:22 से मंगलयान से पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। मंगलयान के मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाने का पता भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क से लगेगा। भारत में बेंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर व्यालालू स्थित डीप स्पेस नेटवर्क केंद्र, नासा के अर्थ स्टेशन गोल्डस्टोन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अर्थ स्टेशन मैड्रिड से 24 मिनट बाद यानी प्रातः 7:54 पर इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया है। भारत ने 450 करोड़ रुपए लागत के महत्वाकांक्षी मंगल अभियान के तहत 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मंगलयान को मंगल ग्रह की ओर रवाना किया था। देश भर के कैंसर विशेषज्ञों ने कैंसर पीड़ितों के इलाज को सहज बनाने और नए शोधों पर विचार विमर्श करने के लिए भोपाल में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये सम्मेलन इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क द्वारा किया गया। पेश है ये रिपोर्ट।
हाल ही में इंडियन कोऑपरेटिव ऑन्कोलॉजी नेटवर्क आईकॉन ने भोपाल में अपना 31वां सम्मेलन आयोजित किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से 200 से भी अधिक विशेषज्ञों ने कैंसर के इलाज को सरल बनाने और नए शोध कार्यों पर गंभीर विचार विमर्श किया। सम्मेलन में कैंसर रोग के बढ़ते खतरे और इसके उपचार पर गंभीर चर्चा के साथ साथ इस रोग से जुड़े मेडिकल नेग्लिजेंस पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें वरिष्ठ वकीलों ने भाग लिया। सम्मेलन में फेब्रिल न्यूटोपेनिया के लिए भारतीय गाइडलाइन तैयार करने पर विस्तार से चर्चा की गई। रक्त कैंसर और कीमोथेरेपी में कैंसर रोगी को आमतौर पर इस समस्या से जूझना पड़ता है। इसके लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की गाइडलाइन का सहारा लिया जाता है। सम्मेलन में भारत के 25 शीर्षस्थ संस्थानों ने भारतीय गाइडलाइन बनाने का निश्चय किया ताकि कैंसर के रोगियों के उपचार का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सके। सम्मेलन में मुंह के कैंसर, स्तन कैंसर तथा गर्भाशय के कैंसर की प्रारंभिक पहचान और जांच के नए तरीकों पर भी चर्चा की गई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर मोहाली के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा लिक्विड जेल तैयार किया है जो बैक्टीरिया की अशुद्धि की जांच कर सकता है। इस तरह की जांच के लिए अभी तक हॉर्स शू नामक केकड़ों के खून का प्रयोग किया जाता है, जिससे इन विलुप्त प्राय जीवों की जान बचाई जा सकती है। खास बात यह है कि इस जांच की लागत भी कम आती है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था IISER मोहाली की एक नई खोज से संकटग्रस्त हॉर्स शू क्रैब यानी राज करकट प्रजाति के केकड़ों का जीवन बचने की आशा जगी है। विश्व भर में औषधि निर्माता कंपनियां, चिकित्सा उपकरणों के निर्माता और खाद्य परीक्षण उद्योग में इन केकड़ों के रक्त का जीवाणुओं का पता लगाने के लिए बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। विश्व भर में हॉर्स शू क्रैब की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 भारत में मिलती हैं। इन केकड़ों का लगभग 30% रक्त निकालकर इन्हें वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। जीवाणुओं का परीक्षण करने के लिए सिरिंज से रक्त निकाला जाता है और रक्त निकालने के कारण 10 से 15% केकड़ों की मृत्यु भी हो जाती है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक तथा सहायक प्राध्यापक शांतनु कुमार पॉल और उनकी सहयोगियों ने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय अमेरिका के निकोलस एबट के सहयोग से एक ऐसी लिक्विड क्रिस्टल जेल तैयार की है जिससे इंडोटॉक्सिन्स का पता लगाया जा सकता है। Basically, a formation of liquid crystalline gels. We have prepared a new kind of liquid crystalline gel, which could be utilized for detection of toxins, which is present in the gram-negative bacteria. Right now, these toxins has tested for various pharmaceuticals, food testing, and freshness levels. And people used to take the crab's blood, to take their blood and try to, and try to take it in the lab, and that blood gets coagulated in presence of toxin. लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसा अनोखा पदार्थ है जिसमें तरल और ठोस दोनों के गुण होते हैं। इनका उपयोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD स्क्रीन में भी किया जाता है। शोधकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि उनके द्वारा विकसित LC जेल सस्ता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है। इसे आसानी से बनाया और यहाँ वहाँ लाया ले जाया भी जा सकता है। अगर इस जेल को बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो विश्व भर में औषधि निर्माता कंपनियों और अन्य उद्योगों को इसका भरपूर लाभ मिल सकता है। अभी इस LC जेल की संवेदनशीलता प्रचलित विधि से थोड़ा कम है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकेगा। हम देश के विभिन्न हिस्सों में जिन हनुमान लंगूरों को देखते हैं वो अलग अलग प्रजातियों के हो सकते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इन प्रजातियों के जेनेटिक डाटा का विश्लेषण करके ये बताया है कि देश में हनुमान लंगूरों की 2 या 3 प्रजातियां हो सकती हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के जीव वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हमारे देश में काले मुंह और लंबी पूंछ वाले हनुमान लंगूरों की 1 नहीं बल्कि 3 प्रजातियां हैं। अब तक यही समझा जाता था कि भारत में हनुमान लंगूरों की केवल 1 प्रजाति है और ये लंगूर देश भर में बहुतायत से पाए जाते हैं। हालांकि आज से 75 वर्ष पहले सन 1939 में अंग्रेज प्राइमेट विज्ञानी विलियम चार्ल्स ओस्मान हिल ने श्रीलंका के जंगलों में लंगूरों का अध्ययन करने के बाद ये दावा किया था कि लंगूरों की अनेक प्रजातियां होती हैं, लेकिन अन्य वैज्ञानिक उनसे सहमत नहीं हुए। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में पारिस्थितिकी अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर प्रवीण कारंत तथा उनके साथियों ने लगभग 15 वर्षों तक लंगूरों के बालों, ऊतकों और मल के नमूनों के आनुवांशिक अध्ययनों से ये साफ पता लगा लिया है कि भारत में हनुमान लंगूरों की कम से कम 3 प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां हैं सेमनोपिथेकस इंटेलेस,
सेम्नोपिथेकस हाइपोल्यूकोस और सेम्नोपिथेकस प्रायम। इनकी मोटी पहचान ये है कि इंटेलिस लंगूरों की पूंछ ऊपर उठने पर सिर की ओर मुड़ जाती है, जबकि हाइपोल्यूकोस लंगूरों की पूंछ जमीन की ओर मुड़ती है। प्रायम प्रजाति की पूंछ सिर से पीछे की ओर तो मुड़ती है, लेकिन हाइपोल्यूकोस की पूंछ से कम। इनमें से इंटेलिस प्रजाति के लंगूर मानव बस्तियों के आसपास भी रह लेते हैं, लेकिन अन्य 2 प्रजातियों के लंगूर केवल जंगलों में रहते हैं। इन प्रजातियों के अस्तित्व पर काफी खतरा मंडरा रहा है। इन जीव वैज्ञानिकों के अध्ययनों से ये गलतफहमी दूर होगी कि भारत में एक ही प्रजाति के लंगूर बड़ी संख्या में हैं, इसलिए फिलहाल इनका अस्तित्व संकट में नहीं है। 3 प्रजातियों का पता लगने से लंगूरों पर मंडरा रहे खतरे की ओर अधिक ध्यान आकर्षित हो सकेगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आसमान में ओजोन की परत का छेद कुछ कम हुआ है, यानी ओजोन लेयर की स्थिति में सुधार हुआ है। ये नतीजे दुनिया भर में खतरनाक CFC गैसों पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण आए हैं। इस खबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लंबे अरसे के बाद एक अच्छी खबर मिली है कि पृथ्वी के आसमान में ओजोन की परत का छेद सिकुड़ रहा है। यह खबर संयुक्त राष्ट्र की ताजा प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले से दी गई है। ओजोन की परत पृथ्वी का रक्षा कवच है, जो सूर्य से आने वाली तेज अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर हमें उनके हानिकारक प्रभाव से बचाती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है कि ओजोन की इस परत में सुधार हो रहा है और उसमें जो विशाल छेद बन गया था वो धीरे धीरे घट रहा है। वैज्ञानिक ओजोन की परत में इस सुधार का श्रेय सन 1987 में किए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रोटोकॉल ने विश्व भर के देशों का ध्यान उन खतरनाक रसायनों की ओर आकर्षित किया जो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स और एरोसॉल कैन्स से वातावरण में मुक्त होते थे। ये रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC कहलाते हैं। वैज्ञानिकों को सन 1970 के दशक में पता लग गया था कि अंटार्कटिक के आसमान में ओजोन की परत को नुकसान हो रहा है। उन्होंने तब आगाह किया था कि अगर ओजोन की परत कमजोर हुई तो सूर्य से आने वाली प्रचंड अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर पहुंचेंगी, जिनके कारण त्वचा का कैंसर रोग बढ़ेगा, पौधों की बढ़वार पर बुरा असर पड़ेगा और जलीय खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा जाएगी। विश्व भर के नीति निर्धारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और विश्व के अधिकांश देश खतरनाक CFC रसायनों के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए सहमत हुए। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही सुफल है कि आज ओजोन की परत की सेहत में सुधार हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट 300 वैज्ञानिकों के पैनल ने तैयार की है, जो हर 4 वर्ष के बाद ये सूचनाएं संयुक्त राष्ट्र को देते हैं। उनका कहना है कि यही हाल रहा तो ओजोन परत की सेहत सन 2050 में लगभग वैसी हो जाएगी जैसी सन 1980 के दशक में थी। अंटार्कटिक में ओजोन की परत का छेद सन 2006 में सबसे बड़ा यानी 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर का हो चुका था। अब ये केवल 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर रह गया है। हालांकि ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFC रसायनों के स्थान पर नए सुरक्षित रसायनों का विकास किया गया है, लेकिन विडंबना ये है कि उन रसायनों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आशा है वैज्ञानिक निकट भविष्य में इस समस्या का समाधान भी खोज लेंगे। तो इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। खबरें आगे बढ़ाते हैं। मंगल को लेकर सदा ही हमारे यहाँ उत्सुकता रहती है। हमारा मंगल मिशन भी इस हफ्ते मंगल की कक्षा में दाखिल हो रहा है। हमारे इस पड़ोसी ग्रह के बारे में और ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए आइए देखते हैं सेगमेंट खोज खबर। मंगल ग्रह से मिलन के लिए हमारा मंगलयान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 24 सितंबर को वो सूर्य के परिक्रमा पथ को छोड़कर मंगल की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और फिर मंगल की परिक्रमा करते हुए अपने वैज्ञानिक उपकरणों से उसकी खोजबीन शुरू कर देगा। कैसा है हमारा ये पड़ोसी ग्रह और क्यों दुनिया के समर्थ देश अपने अंतरिक्ष यान भेजकर मंगल के रहस्यों का पता लगाना चाहते हैं? आखिर क्या है वहां और क्यों
सदियों से मंगल ग्रह मानव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सौर मंडल में बुध, शुक्र और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह का चौथा स्थान है। दूरी के हिसाब से शुक्र ग्रह नजदीक है, लेकिन मानव का मन सदा मंगल तक पहुंचने के लिए ही मचलता रहा है। इसका एक कारण यह है कि शुक्र ग्रह घने जहरीले अम्लीय बादलों से घिरा है और वहां की धरती पर मानव का उतरना संभव नहीं है, जबकि मंगल मानव को सदियों से आकर्षित करता रहा है। नारंगी लाल रंग के कारण प्राचीन काल में रोम और यूनान के लोगों ने मंगल को युद्ध का देवता मान लिया। हमारी पौराणिक कथाओं में इसे पृथ्वी का पुत्र माना गया है। खगोल वैज्ञानिकों ने जब शुरू में दूरबीन से मंगल ग्रह को देखा तो उन्हें वहां आड़ी तिरछी रेखाएं दिखाई दी। उन्हें लगा वे नहरें हैं। तब उन्होंने सोचा, अगर नहरें हैं तो शायद वहां बुद्धिमान जीव भी होंगे। बस इतना सोचना था कि कई लेखकों ने मंगल तक कल्पना की उड़ानें भरना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां तरह तरह के जीवों की कल्पना कर ली। प्रसिद्ध कथाकार H.G. वेल्स ने मंगल के जीवों के पृथ्वी पर आक्रमण की कल्पना करके वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स उपन्यास लिखा। उसे जब नाटक के रूप में अमेरिका में 30 अक्टूबर 1938 को प्रसारित किया गया तो सुनने वाले हजारों लोग डरकर सड़कों पर निकल आए। उन्हें लगा सचमुच मंगलवासियों का आक्रमण हो गया है। लेकिन ये कथा, कहानी और नाटक की बातें थीं। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने सच्चाई का पता लगाया और कहा कि ये भी हमारी पृथ्वी की तरह मिट्टी पत्थर का बना हुआ एक ठोस ग्रह है। पृथ्वी की तरह ही इसमें भी बादल उमड़ते हैं, आंधी तूफान आते हैं, वहां भी दिन रात होते हैं और मौसम बदलते हैं। मंगल ग्रह के ध्रुवों पर भी बर्फ की टोपी है। वहां भी पहाड़, मैदान और घाटियां हैं। पृथ्वी की तरह वहां भी ज्वालामुखी के पहाड़ हैं, बल्कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट मॉन्स मंगल में ही है। उसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर है। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि अरबों वर्ष पहले मंगल हमारी पृथ्वी से और भी अधिक मिलता जुलता था। आज वहां वायुमंडल बहुत ही हल्का है, जिसमें सांस भी नहीं ली जा सकती। लेकिन तब शायद वहां घना वायुमंडल था और बादल बरसते थे, घनघोर वर्षा होती थी। तब वहां भी नदियां थीं, झील, तालाब थे और यहां तक कि शायद सागर भी थे। लेकिन लाखों लाख वर्ष बीते और धीरे धीरे वो सब कुछ समाप्त हो गया। रह गया केवल रूखा सूखा आज का मंगल ग्रह, जहां दिन रात रेत और बालू की धूल भरी आंधियां चल रही हैं। मंगल ग्रह सूर्य से लगभग 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दूर है। वह आकार में पृथ्वी से छोटा ग्रह है। वो सूर्य की एक परिक्रमा 669 मंगल दिवसों यानी हमारी पृथ्वी के 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल की सतह का औसत तापमान शून्य से कम 55 डिग्री सेल्सियस नीचे आंका गया है। वहां शीत ऋतु में ध्रुवों का तापमान शून्य से औसतन 133 डिग्री नीचे रहता है। मंगल ग्रह के दो छोटे से चांद हैं, फोबस और डीमॉस। फोबस का व्यास तकरीबन 22 किलोमीटर और डीमॉस का 12 किलोमीटर है। जहां तक अंतरिक्ष यानों की बात है, मंगल को पहली बार सन 1965 में अमेरिका के मैरिनर 4 अंतरिक्ष यान ने 9600 किलोमीटर की दूरी से देखा था और उसके 22 चित्र पृथ्वी पर भेजे थे। मैरिनर 9 अंतरिक्ष यान ने सन 1971 में पहली बार मंगल की परिक्रमा की। तत्कालीन सोवियत संघ के मार्स 2 अंतरिक्ष यान ने पहली बार मंगल की सतह पर एक कैप्सूल उतारा। सन 1976 में अमेरिका के वाइकिंग 1 तथा वाइकिंग 2 यान अपने पायों पर मंगल की सतह पर उतरे। इसके अलावा अमेरिका ने मंगल की खोजबीन के लिए मार्स ग्लोबल सर्वेयर 7, मार्स पाथफाइंडर, फीनिक्स, मार्स ओडिसी, स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी, मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर, मार्स साइंस लैबोरेटरी और गत वर्ष 18 नवंबर 2003 को मावेन अंतरिक्ष यान भेजा। मार्स साइंस लैबोरेटरी के साथ सन 2011 में भेजा गया क्यूरियोसिटी रोवर आज भी मंगल ग्रह की सतह पर सक्रिय है। इन दिनों वो मंगल ग्रह के एक ऊंचे पहाड़ माउंट शार्प पर पहुंचकर उसकी चट्टानों की जांच कर रहा है। हमें तो अब ये देखना है
कि 24 सितंबर को मंगल की कक्षा में पहुंचने के बाद हमारा मंगलयान मंगल के कौन से नए नए रहस्यों का पता लगाता है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। 22 सितंबर 1791 को प्रख्यात आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी व रसायनज्ञ माइकल फैराडे का जन्म हुआ। उन्होंने विद्युत चुंबकत्व, विद्युत प्रेरण, विद्युत तथा गुरुत्व और जल विद्युत आदि पर महत्वपूर्ण खोजें की। फैराडे ने विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए व्याख्यानों की परंपरा भी प्रारंभ की। 22 सितंबर 1800 को अंग्रेज वनस्पति विज्ञानी जॉर्ज बेंथम का जन्म हुआ। उन्होंने तब तक ज्ञात सभी स्पर्मेटोफाइटा यानी बीजधारी पेड़ पौधों का वर्गीकरण किया, जिसे संवहनी यानी वेस्क्युलर वनस्पतियों के आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान की नींव पड़ी। 25 सितंबर 1866 को प्रख्यात अमेरिकी आनुवंशिकीविद थॉमस हंट मॉर्गन का जन्म हुआ। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सन 1904 से 1928 तक ड्रोसोफिला मक्खी पर आनुवांशिक प्रयोग किए और ये साबित किया कि वंशागत गुणों के लिए जीन जिम्मेदार हैं। उन्हें सन 1933 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 सितंबर 1918 को ब्रिटिश रेडियो खगोलविद सर मार्टिन रायले का जन्म हुआ। उन्होंने रेडियो टेलीस्कोप प्रणाली का विकास किया और उससे रेडियो स्रोतों का पता लगाने में सफलता हासिल की। रेडियो टेलीस्कोप से अनेक रेडियो मंदाकिनियों और क्वासरों की खोज करना संभव हुआ। अपर्चर सिंथेटिक तकनीक के लिए सर रायले को सन 1974 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 27 सितंबर 2003 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रेंच गयाना स्थित प्रक्षेपण केंद्र से चंद्रमा के अध्ययन के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान स्मार्ट 1 अंतरिक्ष में छोड़ा। स्मार्ट 1 अंतरिक्ष यान ने एक विशेष आयन इंजन का सफल परीक्षण किया, चंद्रमा की हजारों तस्वीरें खींची, चांद पर मौजूद खनिजों का मानचित्रण किया और चांद के उत्तरी ध्रुव पर साल भर प्रकाशित रहने वाले पीक ऑफ इटर्नल लाइट पर्वत शिखर का पता लगाया। मिशन के अंत में 3 सितंबर 2006 को योजनानुसार स्मार्ट 1 को चंद्रमा की सतह से टकरा दिया गया। और अब जाने से पहले साइंस एक्सप्रेस में नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर। GITM यूनिवर्सिटी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में गामा रेडिएशन की मॉनिटरिंग का एक करार हुआ है। ये कार्य राष्ट्रीय स्तर पर गामा रेडिएशन की मॉनिटरिंग परियोजना का हिस्सा है। करार के अंतर्गत बार्क GITM यूनिवर्सिटी में थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटरों यानी TLD का विकास करने में मदद करेगा। TLD से कम खर्च में विश्वसनीय तरीके से वायुमंडलीय रेडिएशन की मॉनिटरिंग की जा सकती है। अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एट्री इंडिया के अध्यक्ष R कमल बावा को अन्य 2 वैज्ञानिकों के साथ वर्ष 2014 का बायोडायवर्सिटी मिडोरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। कमल बाबा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर भी हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य 2 वैज्ञानिक हैं घाना नेशनल बायोडायवर्सिटी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर एल्फ्रेड ओटेंग येबोवा और अर्जेंटीना की नेशनल रिसर्च काउंसिल के प्रमुख अनुसंधानकर्ता तथा विकुनास कैमेलिड्स एंड एनवायरनमेंट के निदेशक डॉक्टर बिबियाना वाइला। मिडोरी पुरस्कार द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो एऑन एनवायरमेंटल फाउंडेशन तथा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD सेक्रेटेरिएट द्वारा बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। असम के तेजपुर विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्थल पद्म यानी हिबिस्कस म्यूटाबिलिस की पत्तियों में एक ऐसा रसायन खोज निकाला है जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज का उपचार किया जा सकेगा। हिबिस्कस की पत्तियों में पाया जाने वाला ये फाइटोकेमिकल हमारे रक्त में इंसुलिन हार्मोन शर्करा का उचित स्तर बनाए रखने में मदद करता है। जब पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं इंसुलिन नहीं बनाती या कम बनाती हैं, तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। अनुसंधानकर्ताओं का कहना है कि उन्हें हिबिस्कस म्यूटाबिलिस की पत्तियों में फेरुलिक अम्ल FRL मिला है जो एक पॉलीफेनॉल रसायन है।
यदि हिबिस्कस की पत्तियों में पाया जाने वाला ये रसायन मनुष्यों में भी मधुमेह के उपचार में कारगर साबित हो गया तो देश भर में उगने वाला ये पौधा मधुमेह की औषधि का बहुमूल्य स्रोत बन जाएगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन में भारतीय मूल के प्रोफेसर शुभ्रांशु मंडल और कृष्णन राजेश्वर को भारत में स्थित नॉन रेजिडेंट इंडिया NRI वेलफेयर सोसाइटी ने सम्मानित करने का निश्चय किया है। प्रोफेसर शुभ्रांशु मंडल को अगले माह लंदन में आयोजित किए जा रहे NRI वेलफेयर सोसाइटी के सम्मेलन में महात्मा गांधी प्रवासी सम्मान और प्रोफेसर कृष्णन राजेश्वर को भारत में प्रस्तावित आगामी सम्मेलन में हिंद रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2013 के राष्ट्रीय महिला जीव रसायन पुरस्कार की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा, युवा श्रेणी का पुरस्कार राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान बेलियाघाट कोलकाता की डॉक्टर ममता चावला सरकार और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की डॉक्टर अन्नपूर्णा रंगराजन को दिया जाएगा। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanaprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।